अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिनलैंड स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, बट मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और ईजी वे में ये बताऊंगी कि फिनलैंड स्टूडेंट वीज़ा या फिनलैंड स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी अप्रैल चल रहा है और बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने रिजल्ट अनाउंस कर देंगी। आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अगर नहीं हुए तो डोंट वरी, दे विल अनाउंस द रिजल्ट बाय द एंड ऑफ अप्रैल। और मेरी दुआ है कि जिन भी लोगों ने जो भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, मेरी दुआ है कि आप लोगों को आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि जब ऑफर लेटर आ गया अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बुकिंग योर अपॉइंटमेंट विद VFS। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले तक तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो दुबई में हो रही थी, लेकिन इस साल से इन्होंने ये रूल चेंज किया है और अभी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो दोहा में शिफ्ट हुई हैं। तो आप लोगों को इस साल अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए दोहा जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल सारी यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देंगे और हो सकता है कि आप लोगों को मल्टीपल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर आए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोग श्योर हों, जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करें हैं, जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें हैं, वो आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों को श्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार जो भी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं देन यू कांट चेंज इट, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो मेक श्योर ऑफ दैट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए फिर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप लोगों को बनाना शुरू कर देने चाहिए अगर आपके ऑलरेडी नहीं बने हुए तो। और सबसे पहले तो मैं अगेन बता दूं कि पहला जो मेन स्टेप होता है वो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना VFS के साथ। जैसे ही आप लोगों ने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट की है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों ने देर नहीं करनी और सबसे पहले अपनी VFS अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपने जाना है VFS की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाके आपने सिंपल अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लेनी है। रीज़न बीइंग दैट, मैं आप लोगों को क्यों ये ज़्यादा जोर दे रही हूँ अपॉइंटमेंट बुक करने का, क्योंकि आप लोगों को अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग है, मतलब जो आपने कंफर्म करनी होती है, उसकी भी ईमेल आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के आई थिंक 2 हफ्ते बाद तक आती है। और जो अपॉइंटमेंट डेट्स होती हैं वो हो सकता है कि महीने बाद की हो सकता है 2 महीने बाद की हो। तो इसीलिए आप लोगों को जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, आप लोगों को अपॉइंटमेंट पहले से बुक कर लेनी चाहिए। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सो मेक श्योर कि आप लोगों के पास पेन एंड पेपर हो, नहीं तो आप लोग सिंपल जो है वो नोट्स बना लें ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो बाद में उसको ट्रैक करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 मेन चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप लोगों को स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट क्यों चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग फिनलैंड 90 डेज से ज़्यादा स्टे के लिए आ रहे हैं तो आप लोग सिंपल वीज़ा नहीं बल्कि स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। और सेकंड ये चीज़ कि कुछ सालों पहले तक तो ये होता था कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो कुछ सालों पहले तक तो ये होता था कि अगर जो स्टूडेंट है वो जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता था तो उसी अपॉइंटमेंट में फैमिली की भी अपॉइंटमेंट साथ ही होती थी, मतलब उनकी भी जितनी भी प्रोसेस है, इंटरव्यू वगैरह, वो सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होता था। लेकिन कुछ सालों से ये हो रहा है कि इन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी है और स्टूडेंट जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट अलग बुक करेगा और जो फैमिली है वो अपनी अपॉइंटमेंट अलग बुक करेंगी। तो अगर आप लोग लकी हुए तो हो सकता है कि आप लोगों आपकी और आपकी फैमिली की जो अपॉइंटमेंट है वो सेम डेट पे हो जाए, या सेम डेट नहीं तो आगे पीछे, मतलब जो है वो अपॉइंटमेंट की डेट्स भी हो सकती हैं। लेकिन मेन यही चीज़ है कि आप लोगों को सेपरेट अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ेंगी। तो मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है योर वैलिड पासपोर्ट। और ये सिंपल है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के करीब है या फिर कहीं से डैमेज है तो इट्स बेटर कि आप लोग उसको रीन्यू करवा लें, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और इसके साथ साथ आप लोगों को अपने पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी भी चाहिए। पासपोर्ट का जो बायो पेज होता है और जो उससे नेक्स्ट पेज होता है उसकी आप लोग कलर्ड कॉपी भी करवा लें और उसको भी साथ रखें, क्योंकि वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो जो सेकंड मेन डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर एडमिशन ऑफर लेटर। और मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग उसको प्रॉपर PDF फॉर्म में सेव करें, उसकी कलर कॉपी निकालें और वो लेके जाएं। और उसके साथ साथ अगर आपको वो ईमेल फॉर्म में आया है
तो आप उसका जो रिकॉर्ड है वो भी अपने पास सेव करें। कभी कभार ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों को ईमेल पहले भेज देती है दैट यू हैव बीन एक्सेप्टेड, और उसके बाद जो ऑफर लेटर है वो कुछ दिनों बाद जाके आता है, और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट से वो मिस हो जाए, और जस्ट जो वो ईमेल आई होती है दैट यू हैव बीन एक्सेप्टेड वो उसका स्क्रीनशॉट लें और वो लेके चले जाएं। तो दैट इज़ नॉट इनफ, यू नीड अ प्रॉपर ऑफिशियल एडमिशन ऑफर लेटर। तो आप लोगों को लाजमी जो PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट आया होता है आप लोगों को वो लेके जाना है। तो थर्ड मेन डॉक्यूमेंट इज़ योर ट्यूशन फी प्रूफ या फिर स्कॉलरशिप लेटर। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स देती होती हैं, 50% भी देती हैं, 100% भी देती हैं। तो जब आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन ऑफर लेटर आता है तो हो सकता है कि उसके साथ या फिर आपको उससे कुछ दिन बाद स्कॉलरशिप लेटर भी आए। उसमें ये मेंशन होता है कि आप लोगों को जितने भी % स्कॉलरशिप मिली हुई है वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, और वो भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह ही होता है जैसे एक ऑफर लेटर होता है। तो अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, जितनी भी % मिली है, आप लोगों को चाहिए कि आप उसका जो डॉक्यूमेंट है PDF फॉर्म में अगेन उसको सेव रखें, उसकी कलर कॉपी निकालें, और उसका जो ईमेल के फॉर्म में अगर आपको आया तो उसका रिकॉर्ड भी अपने पास सेव रखें। और इन केस अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है तो आप लोगों को इस केस में तो कोई ट्यूशन फी प्रूफ चाहिए भी नहीं, तो आप लोग बस उस केस में अपना जो स्कॉलरशिप लेटर है वो इस जगह अटैच कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिली है या फिर उससे कुछ % कम स्कॉलरशिप मिली है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप लेटर तो अटैच करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिमेनिंग फी है जो आप लोगों को पे करनी है, आप लोगों को पे करने के बाद उसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है या पेमेंट रिसीट आती है आप लोगों को वो भी साथ अटैच करना होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है ये चीज़ फिल करते हुए। तो जो नेक्स्ट मेन डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप लोगों के अपने अकाउंट की होनी चाहिए, अकाउंट नेम और आपका नेम मैच होना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं कि वो अकाउंट जो है वो अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी फैमिली मेम्बर का दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो अकाउंट है वो आप लोगों का अपना होना चाहिए, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं 9600 यूरो जो फर्स्ट ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, और इसके साथ साथ जो अगर आप लोगों ने ट्यूशन फ़ी पे करनी है तो ट्यूशन फ़ी की जितनी अमाउंट है वो भी आपके अपने अकाउंट में होनी चाहिए। ये ऐड करके जितनी भी टोटल अमाउंट बनती है वो आप लोगों के अपने अकाउंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप लोग स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप लोग 6 मंथ पुरानी जो बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवाएं। और फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को जितने भी फंड्स हैं वो किसी और फैमिली मेम्बर की तरफ से आए हैं या फिर किसी रिलेटिव की तरफ से आए हैं तो उस स्टेटमेंट में वो प्रॉपर शो हो रहा हो कि ये अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, ताकि जब आप लोग प्रूफ ऑफ फंड्स देते हैं तो वो लोग यहाँ पर क्रॉस मैच कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें। और इसके साथ साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लग सकता है कि अगर आप लोगों पे टैक्स अप्लाई होता है तो आप लोगों को अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ टैक्स रिटर्न की स्टेटमेंट जो है वो भी अटैच करनी होगी। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर प्रूफ ऑफ फंड्स। अब यहाँ पर मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप लोग अपने आप को खुद फंड कर रहे हैं, आप लोगों की अपनी सेविंग्स है, तो आप लोगों को उस केस में फॉर एग्जाम्पल सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने कोई लैंड सेल की है तो आप लोग उसका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोग दिखा सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में आप लोगों को स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, उसका जो टैक्स रिटर्न है वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। और वैसे तो एक और जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ ये कहीं मेंशन तो नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने ये किया था क्योंकि मुझे मेरे भाई ने स्पॉन्सर किया था। तो मैंने जब उन्होंने मुझे ये फंड्स ट्रांसफ़र किए थे तो उसकी जो पेमेंट रिसीट है वो भी उन्होंने अपने पास सेव कर ली थी, और ये मैंने इसकी भी कॉपीज़ जो है वो निकलवा के साथ लेके गई थी। वैसे तो क्योंकि जब आप लोग स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, तो वहाँ से वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। लेकिन जस्ट इन केस मैंने सोचा कि अगर वो लोग मुझसे इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ पूछ लेते हैं तो मेरे लिए ईजी हो, मेरे लिए आसानी हो, तो तब मैंने ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ये भी लेके गई थी। तो इट इज़ बेटर कि आप लोगों के पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो लेकिन कम ना हो कोई डॉक्यूमेंट। तो इसी केस में अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में आप लोगों को स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए होगा। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर FRC, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो जाएं वो कोई मसला नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के पास FRC की कॉपी भी होनी चाहिए इस केस में अगर आप लोगों का जो स्पॉन्सर है वो ब्लड रिलेटिव हो, तो उस केस में आप लोग FRC की कॉपी भी साथ ले जाएं तो इट इज़ बेटर। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सबसे लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं या फिर सबसे सस्ती और रैंडम हेल्थ इंश्योरेंस ले
लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि हर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सूटेबल नहीं होती है स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए। जब आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, बाई कर रहे होते हैं, तो उसकी सिर्फ प्राइस ना देखें बल्कि कवरेज देखें, पॉलिसी कब से वैलिड है, क्या ड्यूरेशन है, क्या डिडक्टेबल है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। और ताकि अगर आप लोगों को अल्लाह ना करे यहाँ पर आने के बाद मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, तो आप लोगों के पास वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पर जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आप लोगों को स्विस केयर की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बाय कर लें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर VFS एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसको आप देखें कि जितनी भी डिटेल आपने डाली हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको क्रॉस चेक करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो क्लियर हो, ब्लर ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कुछ भी उसमें इशू होता है किसी भी चीज़ का, अगर उनको सही नज़र नहीं आ रही इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको फिर सप्लीमेंट भेज देते हैं और फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो और डिले हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बनाए हैं उसको आप अच्छे से स्कैन कर लें और उसकी कॉपीज जो है वो आप लोग अटैच करें, ताकि आप लोगों के लिए बाद में कोई इशू ना हो। एंड नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ आप लोगों को अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं, फॉर एग्जांपल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट। और जब आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे होते हैं इन पर्सन, तो आप लोगों को चाहिए कि सिर्फ आप वो PDF फॉर्म में आप उसकी कॉपी ना लेके जाएं, बल्कि आप लोग उसकी जो जितनी भी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं वो भी साथ लेके जाएं। जितने भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, अगर उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ आपके पास पड़ी हुई हैं तो कोशिश करें कि आप लोग ओरिजिनल कॉपीज़ लाजमी साथ लेके जाएं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आप लोगों को चाहिए कि उसका जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है वो डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाएं। तो लास्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर कतर वीज़ा। अब यहाँ पर क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो ये था कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो दुबई में हो रही थी, तो हम लोगों को UAE का वीज़ा चाहिए था, लेकिन इस साल क्योंकि कतर में शिफ्ट हुई है तो आप लोगों को कतर का वीज़ा, वैलिड वीज़ा वो चाहिए होगा, और आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीज़ा की ऑफिशियल कॉपी लगानी होगी। तो गाइज ये तो थी एक कंप्लीट डिस्कशन फिनलैंड स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पर मैं अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, या फिर ऐसी बैंक स्टेटमेंट अटैच करना जो वीक हो, जेन्युइन ना हो, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मिस्टेक्स करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, रैंडम इस तरह की मिस्टेक्स करना। तो मेक श्योर जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हर चीज़ अच्छे से देखें, वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो कंप्लीट हों। अगर आपके कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है तो इट इज़ बेटर कि आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट मोमेंट पे फिल कर लें। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने उससे 2 दिन पहले आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। तो अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इट इज़ बेटर कि वेट टिल द एंड, बट आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करें, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म वही होता है जहाँ पर हर डॉक्यूमेंट क्लियर हो, हर डिटेल क्लियर हो, जेन्युइन हो, और हर डॉक्यूमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो डू लाइक, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टिल, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। में ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ उसका। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।